तो 10th क्लास जो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक महामंदी। ये ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1929 में आया। हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये डिप्रेशन क्यों आया, हमने इसको भी एनालाइज किया कि वर्ल्ड में पर्टिकुलरली अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा स्केल पर बढ़ाया गया, ओवर प्रोडक्शन किया गया। जब वो प्रोडक्शन जो था वो बिकने में नहीं आया और पैसे उसके बदले में लौट कर वापस नहीं आए तो बहुत सारा जो था वो क्राइसिस क्रिएट हो गया और इसकी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इसमें अमेरिका का बड़ा रोल था और इसने अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को, न सिर्फ यूरोप को बल्कि पूरे वर्ल्ड को जो था उस पर इफ़ेक्ट डाला। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में कुछ खास वजहें भी जिम्मेदार थी। अब हम उसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे खुद अमेरिका के अंदर या अमेरिका के कारण ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स क्रिएट हुए जिनसे इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो एक बड़ी शेप ले गया। सो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। ये जो आर्थिक महामंदी थी या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था ये 1929 में आया और 1930s के मिड ईयर्स तक ये एग्जिस्ट करता रहा। During this period, most part of the world experienced catastrophic declines in production. इस कालखंड के दौरान, इस टाइम के दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों ने क्या महसूस किया? एक ज़बरदस्त गिरावट उत्पादन में, एम्प्लॉयमेंट में ज़बरदस्त गिरावट, इनकम में ज़बरदस्त गिरावट और ट्रेड में ज़बरदस्त गिरावट। यानी चार चीज़ों में डिक्लाइन फील किया गया। किस किस चीज़ में बेटा? प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम्स में और ट्रेड में। ये चार ऐसे तरीके थे, ये चार ऐसे एरियाज थे जिनको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने सबसे ज़्यादा हिट किया और इन सब में एक बड़ा डिक्लाइन देखा गया। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस कंट्रीज़। हमें ये भी समझना है कि जो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का प्रभाव था ये प्रभाव अलग अलग देशों पर या अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग टाइम के साथ आया और इसका प्रभाव का कम या ज़्यादा होना भी इस बात पर निर्भर करता था कि रीज़न और टाइम क्या था। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट इफेक्टेड। पर अगर हम जनरली बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ तो हमें वहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जो सबसे वर्स्टली इफेक्टेड हुए वो कौन कौन थे बेटा? जैसा कि हमने अभी समझा वो थे एग्रीकल्चरल रीजन्स और कम्युनिटीज़ जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड हुई। दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस वॉज ग्रेटर। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस में जो फॉल आया वो शायद सबसे बड़ा फॉल था और मोर प्रोलोंग्ड देन दैट इन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनमें भी फॉल था, उनमें भी गिरावट आई थी। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। और ये डिप्रेशन किसी एक वजह से नहीं आया, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, ये बहुत सारे कारणों या बहुत सारे रीजंस की वजह से आया, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आया। कौन से थे वो फैक्टर्स? वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगाइल द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज। हम अभी पढ़ के हटे हैं, देख चुके हैं हम अपने प्रीवियस क्लास में कि किस तरह से पोस्ट वॉर इकोनॉमी जो थी वो किस तरह से फ्रेगाइल थी। सो उसमें क्या था? फर्स्ट, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर की जो ओवर प्रोडक्शन थी हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि वो एग्रीकल्चर की ओवर प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम बन गई थी। जैसा कि हमने अभी पिछले पेजेस में पढ़ा भी था, उसको समझा था कि पहले तो ईस्ट यूरोप में प्रोडक्शन होती थी वीट की और फूड ग्रेन्स की, पर बाद में धीरे धीरे इस प्रोडक्शन में जब वो किसी वजह से क्राइसिस की वजह से वो रुकी तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके नए सेंटर बन गए और बाद में ये तो सेंटर से वीट प्रोडक्शन आ ही रही थी, ईस्टर्न यूरोप भी रिवाइव कर गया, वहाँ से भी वीट प्रोडक्शन आने लगी। तो जब इतनी ह्यूज क्वांटिटी में वीट प्रोडक्शन आ रही थी बेटा तो ये सारी कन्वर्ट हो गई ओवर प्रोडक्शन में और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गई, बड़ी प्रॉब्लम बन गई। खरीदने वाला कोई था नहीं, अनाज इकट्ठा होता जा रहा था, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। दिस वॉज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। और ये और ज़्यादा ख़राब हो गई पोजीशन कब ख़राब हुई? जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो गिरने लगे। एज प्राइसेस स्लम्ड, जैसे ही प्राइसेस गिरने लगे एंड एग्रीकल्चरल इनकम्स डिक्लाइन, और जो एग्रीकल्चरल इनकम्स थी वो कम होने लगी, फार्मर्स ट्राइड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। अब देखो बेटा यहाँ एक आयरनी हुई, क्या ट्रेजेडी हुई यहाँ पर? जब किसानों ने ये देखा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं
वो उनके रेट गिर रहे हैं और उनकी इनकम जो है वो कम हो रही है, तो अपने इनकम को उसी लेवल पर रखने के लिए उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला। उन्होंने प्रोडक्शन और बढ़ा दी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उनका सोचने का तरीका ये था कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें बेशक कम दाम मिल रहे हैं, लेकिन हम उतने ही दाम प्राप्त कर पाएंगे जो हमने पिछले सालों में या पिछली फसलों से लिए थे। यानी उन्होंने प्रोडक्शन को और डबल कर दिया। सो दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट। इससे मार्केट के अंदर और ज़्यादा संकट जो था वो गहरा गया, पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर। और आगे चलकर भी इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो दाम थे वो और ज़्यादा गिरने लगे। फार्म प्रोड्यूस रूटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स। और जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बायर्स, खरीदार नहीं मिल रहे थे। मिलते कहाँ से? क्योंकि प्राइसेस गिर चुके थे। दुनिया भर में अनाज जो था वो बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो चुका था। हर जगह से अनाज जो था वो इकट्ठा हो रहा था यूरोप में। सो सेकंड, इन द मिड 1920s, दूसरा उसका कारण ये था कि मिड 90s में मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। बहुत सारे देशों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी उनको फाइनेंस करने के लिए यूएस से लोन लिया था। While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, और यूएस के लिए बड़ा आसान होता था लोन देना जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। और बेटा जो यूएस के ओवरसीज लेंडर्स थे वो पहली ही जब संकेत उनको मिला गड़बड़ी का कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, वो उसी टाइम पर घबरा गए और पैनिक कर गए। क्या किया उन्होंने उस पैनिक में? इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 यूएस ओवरसीज लोन्स अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन। जो यूएस का जो ओवरसीज लोन अमाउंट था जो $1 बिलियन था, अ ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। और एक साल के बाद सिर्फ उसका 1/4 रह गया। कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशली ऑन द यूएस लोन्स नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। और वो देश जो यूएस के लोन पर बहुत बुरी तरह डिपेंड थे, अब उन्हें एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था। तो यानी यूएस में जो था वो प्रॉब्लम की आहट आ चुकी थी। द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही यूएस लोन्स को विड्रॉ किया गया, इसने पूरी दुनिया पर असर डाला, दो इन डिफरेंट वेज। हालांकि इसके तरीके अलग अलग थे। कैसे कैसे तरीके थे? इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स। यूरोप में तो ये तरीके थे कि कुछ मेजर जो बैंक्स थे, बड़े बैंक्स थे, वो फेल हो गए। एंड द कोलैप्स ऑफ करेंसीज। और जो करेंसीज थी वो कोलैप्स कर गई, सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो करेंसी थी वो करेंसी बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। इन लैटिन अमेरिका एंड एज वेयर इट इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। और लैटिन अमेरिका में और दूसरी जगहों पर इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरने लगे। द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो लेट अनदर सीवियर ब्लो टू वर्ल्ड ट्रेड। अब यूएस ने अपनी तरफ से एक एफर्ट और किया। क्या एफर्ट और किया? यहाँ पर उसने ये एफर्ट किया कि जो वो इम्पोर्ट करता था उसके ऊपर डबल ड्यूटीज़ लगा दी कि जो भी सामान यूएस में आएगा उसे पहले से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, डबल टैक्स देना पड़ेगा। इससे पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर और ज़बरदस्त नुकसान हुआ और ज़बरदस्त चोट पड़ी। द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली इफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। और यूएस जो था वो एक ऐसी कंट्री बन गया जो इस डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ डिप्रेशन, जो प्राइस थे उनके गिरने के साथ ही और एक डिप्रेशन के आने के साथ ही यूएस बैंक्स हैड आल्सो स्लैश्ड डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन। जो यूएस बैंक थे उन्होंने भी अपना पैसा जहां जहां फंसा रखा था वहां से वो पैसा उन्होंने वापस मांगना या वापस लेना शुरू कर दिया और लोन्स को भी वापस लेना शुरू कर दिया। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट्स। जो फार्म्स थे वो अपनी फसल बेच नहीं पा रहे थे। हाउस होल्ड्स वर र्यून्ड। जो आमतौर पर घर वाले थे साधारण, वो बर्बाद हो चुके थे। एंड बिजनेसेस कोलैप्स्ड। और सारे व्यवसाय ठप हो चुके थे। फेस्ड विद फॉलिंग इनकम्स मैनी हाउस होल्ड्स इन द यूएस कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड। और इस गिरती हुई इनकम के साथ यूएस के बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे जो उन्होंने कर्ज लिया था, जो उधार लिया था, अब वो वापस नहीं कर पा रहे थे। सो एंड वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स। तो उन्हें मजबूर होना पड़ा अपना घर देने के लिए, अपनी कार देने के लिए, एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और दूसरी सारी चीज़ें देने के लिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा उन्होंने सारी चीज़ें लोन पर ली थी। क्या क्या? रेफ्रिजरेटर, रेडियो सेट, ये सब जो कुछ उन्होंने लोन पर लिया था ये सब उनको वापस देना पड़ा क्योंकि वो उसकी किश्तें, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो नहीं दे पा रहे थे। द कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द 1920s नाउ डिसअपीयर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट।
जो 1920s के डेकेड की जो कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी हमें दिखती है अमेरिका में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के हटे हैं, वो सिर्फ एक धूल का कण बनकर रह गई, एक धूल का ढेर बनकर रह गई। एज अनएम्प्लॉयमेंट सोर्ड, पीपल ट्रग्ड इन लॉन्ग डिस्टेंसेज लुकिंग फॉर एनी वर्क। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऊंचा जाने लगा, वैसे ही लोग जो थे वो काम की तलाश में दूर दूर की यात्राएं करने लगे फॉर एनी वर्क दे कुड फाउंड, ताकि उनको कोई भी काम मिल सके। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड, और लास्ट में जो यूएस बैंकिंग सिस्टम था वो बैठ गया या वो खत्म हो गया। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में फेल हो रहा था। कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर्स, वो लोन को भी कलेक्ट करने में फेल हो रहा था और डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करने में भी फेल हो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट, और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज, और उन्हें बंद होने पर मजबूर होना पड़ा। The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 to 1932, about 1,10,000 companies had collapsed. अब देखो बेटा, ये स्टैट देखो, 1933 तक 4,000 बैंक जो थे वो बंद हो चुके थे। 4,000 नंबर बेटा बहुत बड़ा नंबर है। 4,000 बैंक जो थे वो बंद हो चुके थे। आप कल्पना करो कि 4,000 बैंक्स में कितने लोगों का पैसा जमा होगा और वो अमाउंट कितनी बड़ी होगी। वो सारी की सारी अमाउंट डूब चुकी थी। एंड बिटवीन 1929 और 32 के बीच में 1,10,000 कंपनीज, जिसमें लाखों जो एम्प्लॉय वर्कर्स थे वो काम किया करते थे, वो सारी की सारी बंद हो गई। यानी इतनी सारी जॉब्स यूएस में जा चुकी थी और इतना पैसा यूएस का मार्केट में डूब चुका था। By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries. और 1935 तक आते आते जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उन सब के अंदर एक रिकवरी जो थी वो स्टार्ट हो गई। बट द ग्रेट डिप्रेशंस वाइडर इफेक्ट ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑन पीपल्स माइंड्स प्रूव्ड मोर एंड्योरिंग। पर इस ग्रेट डिप्रेशन का जो असर था खासतौर पर सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर और इसके साथ साथ लोगों के दिमाग पर, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहा। आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।